हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द मार्केटिंग एनालिस्ट चैनल में। एंड मेरा नाम साहिल है। एंड आज का टॉपिक होने वाला है कि भारत में स्टार्टअप्स जो है वो इतने फेल क्यों हो रहे हैं, इतने अच्छे से चल क्यों नहीं पा रहे। तो आज हम सब लोग इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जर्नी बताता हूँ कि स्टार्टअप्स की जर्नी क्या रहती है। स्टार्टिंग में फाउंडर जो होता है, कस्टमर जो फाउंडर होता है कंपनी का, उसका क्या थॉट प्रोसेस रहता है। तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो फाउंडर होता है उसे कुछ आइडिया आता है एंड आइडिया में वो फाइंड आउट करता है कि मैं कैसे यूनिक तरीके से किसी बर्निंग इशू को, जो कि इंडिया में है या फिर कहीं इंडिया में रह के मैं कोई आउट ऑफ इंडिया कोई बर्निंग इशू है, उसको मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जो भी कंपनी का फाउंडर रहता है वो ये चीज खोजने की कोशिश करता है। एंड जब उसको ये चीज बर्निंग इशू मिल जाता है तब वो एक मिशन के साथ चलता है कि इधर या तो इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर ये एक बर्निंग इशू है, ये मुझे मिला है, मैं इसको सोल्व करना चाहता हूँ। उसके लिए सबसे पहले वो बनाना शुरू करता है एक टीम। तो जो फाउंडर है, इधर अगर मान लो फाउंडर जो है वो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से, आईटी बैकग्राउंड से, तो उसको ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि वो एक मार्केटिंग का पर्सन हायर करने का सोचता है या फिर मार्केटिंग का कोई नॉलेजेबल पर्सन होता है उसको को फाउंडर बनाने की सोचता है, ताकि टेक्नोलॉजी का वो देख ले एंड जो मार्केटिंग एक्सपेक्ट है वो दूसरा बंदा देख ले। तो इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो बेसिकली होता क्या है कि स्टार्टिंग में जो भी फाउंडर रहता है या फिर दो तीन जो लोग रहते हैं वो आपस में अपना एरिया डिवाइड कर लेते हैं कि मैं इस बिजनेस में ये एक्सपेक्ट देखने वाला हूँ, दूसरा बंदा ये एक्सपेक्ट देखने वाला है। अगर कोई एक्सपेक्ट देखने के लिए नहीं है बंदा, तो वो लोग या तो उसको को फाउंडर लेके आते हैं या फिर उसको हायर करते हैं। तो अब हो गया टीम बिल्ट, सबके काम हो गए डिसाइड कि किसको क्या करना है। इसके बाद बारी आती है एग्जीक्यूशन की। प्लानिंग लेवल पे मतलब पूरा प्लान रोड मैप बनाना होता है। बिजनेस आइडिया को एक रोड मैप बना सकते हैं या फिर हम बोले तो एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि कैसे कैसे हम लोग बिजनेस को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो फिर बनता है रोड मैप। एंड रोड मैप बनने के बाद इधर अगर आपके पास खुद से फंडिंग है या फिर जो को फाउंडर्स के पास खुद से फंडिंग होती है वो खुद से फंडिंग करते हैं बिजनेस में। नहीं तो वो लोग कुछ इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई इनिशियल स्टेज में फंडिंग कर रहा है कोई इन्वेस्टर, तो हम उसको बोलते हैं सीड फंडिंग। तो सीड फंडिंग के लिए ये जो को फाउंडर्स है या फिर ये जो टीम बनी है नई नई बिजनेस की, ये को फाउंड ये सॉरी इन्वेस्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि इनके आइडिया में पैसे लगाए। इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं सीड फंडिंग। फाउंडर के पास आइडिया आया कि मुझे ये बर्निंग इश्यू सोल्व करना है, वो मिशन लेके चला है, वो सब पूरा थॉट प्रोसेस लेके चला है। जब वो फंडिंग लेने गया, स्टार्टिंग में इन्वेस्टर उससे उसके मिशन को समझेगा, वो देखेगा कि इसमें अपॉर्चुनिटी है या नहीं, कितना हम पैसा फ्यूचर में बना सकते हैं, ये सब एक्सपेक्ट देखेगा एक इन्वेस्टर। तो अभी होता क्या है कि इन्वेस्टर को लगा आइडिया पसंद आ गया, इन्वेस्टर ने दे दिए पैसे पूरी टीम को कि हाँ ये पैसे हैं, मेरा इतना स्टेक है एंड आप काम शुरू करिए। तब होता क्या है कि कंपनीज एक के बाद एक फंडिंग राउंड उठाती है एंड अपना जितना शेयर है वो डाइल्यूट करती रहती है। तो अब सीधी सी बात है, अगर आप अपने आप को एक इन्वेस्टर की जगह रख के देखो, तो होता क्या है कि जब तक कंपनी ग्रोथ कर रही है मंथ ऑन मंथ, तब तक ठीक है, मैं भी खुश हूं एज ए इन्वेस्टर कि हाँ जहां पर मैंने पैसे लगाए हैं वो सेफ है, वो स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहे हैं। अगर आपकी कंसेक्यूटिव या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो 2-3 महीने या फिर कुछ 6 महीने या फिर कुछ क्वार्टर तक आपकी ग्रोथ या तो स्टेबल हो गई है या फिर हल्का सा डिक्लाइन आना शुरू हो गया, इस कंडीशन में होता है कि जो भी इन्वेस्टर है वो फाउंडर के कान मरोड़ना शुरू कर देता है, उनको परेशान करना शुरू कर देता है। परेशान इन द सेंस कि क्या कर रहे हो तुम लोग, ये अच्छे से नहीं हो रहा काम, अच्छे से एक्वायर नहीं कर पा रहे तुम लोग, मतलब काफी क्वेश्चनिंग होने लग जाती है वहां पे। एंड इस केस में क्या होता है कि एक हायरार्की वाइज चलता है। तो जब भी किसी बिजनेस में या तो स्टेबल आ जाता है, कोई भी
स्टार्टअप में जब स्टेबल स्टेज आ जाती है कि मंथ ऑन मंथ ग्रोथ नहीं हो रही सेल्स में, रेवेन्यू में, उस केस में, या फिर जब हल्का सा डिक्लाइन आने लगता है, तो उस केस में हायरार्की ऊपर से शुरू होती है। इन्वेस्टर कान मरोड़ता है फाउंडर के और फाउंडिंग टीम के। फाउंडिंग टीम फिर प्रेशर डालती है जो कोर टीम है उनकी बिजनेस की उसके ऊपर, एंड फिर वो जो कोर टीम है वो नीचे जैसे एवीपीज हैं वो फिर मैनेजर्स पे, सीनियर मैनेजर्स पे प्रेशर डालना शुरू करते हैं। सीनियर मैनेजर से वो प्रेशर एसोसिएट लेवल के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं जूनियर लेवल पे उन पे आता है। तो इस टाइप से पूरी हायरार्की चलती है ऊपर से नीचे तक। एंड यहाँ पर अगर जैसे ये प्रेशर आना शुरू हुआ, ठीक है प्रेशर आ रहा है, तो अगर अभी भी ये चीज नहीं सोल्व हो रही, ग्रोथ ऊपर नहीं जा रही मंथ ऑन मंथ, या तो स्टेबल है या फिर डिक्लाइन हो गया, तो और ज्यादा प्रेशर आने वाला है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम अपने आप को एक इन्वेस्टर की जगह रख के देखें तो हमारी मेंटेलिटी भी यही होगी कि अगर ग्रोथ कर रही है कोई चीज मंथ ऑन मंथ तो ये ठीक है, अगर नहीं ग्रोथ कर रही तो मैं भी जो को फाउंडर है या फिर जो भी ओनर है उस कंपनी का, मैं उसको साफ साफ बोलूंगा कि मेरे पैसे दे दो, मैं बाहर जा रहा हूं। तो उस केस में क्या होता है कि फाउंडर के ऊपर एक और प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि ये हमने पैसे उठाए थे बिजनेस को ग्रो करने में लिए, हमें और पैसे तो मिल नहीं रहे, और जो हमारे पास हमने पहले उठाए थे वो भी हमें लौटाने पड़ेंगे अभी तुरंत, क्योंकि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। जो हमारे पुराने इन्वेस्टर हैं वो पैसा वापस मांग रहे हैं। जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि को फाउंडर पैसा उठाता है किसी भी इन्वेस्टर से, एंड किसी भी इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन रहती है कि एटलीस्ट तुम लोग मंथ ऑन मंथ ग्रोथ करो, रिवेन्यू के टर्म्स में नहीं तो एटलीस्ट तुम्हारे कस्टमर्स जो एक्टिव यूजर्स हैं वो तो एटलीस्ट मंथ ऑन मंथ भरने चाहिए। तो अब जो भी ये पैसा लोग फाउंडर्स उठाते हैं इन्वेस्टर से, ये लोग डायरेक्टली यूज करते हैं टू अक्वायर न्यू कस्टमर्स। सो आप जैसे देख सकते हो एग्जांपल, ओला उबर जब शुरू में आए थे, इन्होंने काफी फ्री राइड्स दी थी कस्टमर्स को, ड्राइवर्स को काफी अच्छे इंसेंटिव्स दिए थे ताकि लोगों को इस चीज की आदत लग जाए। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं कस्टमर एक्वायर करने के लिए उन्होंने ये सब एक्टिविटी की थी, इतनी सारी बर्निंग कॉस्ट यहाँ पर उन्होंने लगाया था। तो एक तरीका तो ये होता है डायरेक्टली कि कस्टमर्स को हम लोग कुछ ऑफर्स दे, उनको डिस्काउंट दे, इस तरीके से यूटिलाइज होता है इन्वेस्टर्स का पैसा। दूसरा तरीका है कि आपने देखा होगा कि किसी कंपनी का अचानक से कोई नई कंपनी है, उसकी भर भर के एड्स आ रही है, आपको यूट्यूब पे दिख रही है, गूगल पे दिख रही है, फेसबुक पे दिख रही है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो आपको वो यूज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एड, ताकि आप लोग उस कंपनी के बारे में जानो, एंड वो एक टाइप से ब्रांडिंग एक्टिविटी वहां पर करते हैं। एंड इस चीज का सबसे जो क्रिटिकल चीज मुझे लगी वो ये है कि जब तक आप जो इंडियन कस्टमर है ना वो काफी स्पॉइल्ड कस्टमर है। तो जैसे कि ज्यादातर हमारे इंडिया में लोग या तो मिडिल क्लास में लाई करते हैं या फिर बोले तो थोड़ा पुअर्टी लाइन में लाई करते हैं। तो होता क्या है कि जब तक हमें किसी एक स्पेसिफिक कंपनी से ऑफर या कुछ डिस्काउंट मिलता रहता है हम वहां पर रहते हैं, एंड जैसे ही वो डिस्काउंट या फिर उस कंपनी की तरफ से ऑफर कम मिलने लगता है, हमें किसी दूसरी कंपनी से ज्यादा ऑफर मिलता है, तो हम वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि इंडियन कस्टमर जो है वो लॉयल इतने नहीं है। अगर कोई दूसरी कंपनी आएगी सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट देगी, थोड़ा सा डिस्काउंट देगी, तो इंडियन कस्टमर्स ब्रांड चेंज करने में इतना सोचते नहीं है। तो सबसे ज्यादा इशू यहाँ होता है कस्टमर कंपनीज को कि उन्होंने इन्वेस्टर से पैसा उठाया लोगों को एक्वायर करने में, एंड जब तक वो अच्छे डिस्काउंट दे रहे हैं, जब तक वो अच्छी एड चला रहे हैं, तब तक उनके पास इंडियन कस्टमर्स हैं। एंड जैसे ही वो इन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट मिलनी कम शुरू हो जाती है, वो पैसा खत्म होने लगता है, तो इन दूसरी कोई सी कंपनी पे शिफ्ट हो जाते हैं इंडियन कस्टमर। तो एक ये इशू आता है यहाँ पर। एंड मेरा खुद भी ये मानना है, जैसे आपने शार्क टैंक में अमन गुप्ता को भी देखा होगा, उनका सीधा सा कहना ये है कि प्राइसिंग कभी भी एक कंपनी की यूएसपी नहीं हो सकती। तो आप कभी भी प्राइसिंग के ऊपर कभी खेल ही नहीं सकते कस्टमर्स के ऊपर, क्योंकि इसमें प्राइसिंग के वॉर में हमेशा वही जीतता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ओनर हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग जोमेटो का, मैं काफी पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए,
एंड जैसे कि हम जानते हैं कि मिस्टर अंबानी एंड मिस्टर अदानी काफी बड़े बिजनेस टाइकून है इंडिया के। अगर वो लोग इस मार्केट में आ जाएंगे एंड वो लोगों के पास, आपने जैसे देखा ही होगा कि टेलीकॉम सेक्टर में कैसे जियो ने सारे कॉम्पिटिटर्स को डिस्टर्ब किया, उनके पास इतना पैसा था कि वो इतने टाइम तक डिस्काउंट देते रहे कस्टमर को कि बाकी सारी कंपनियों के बिजनेस खत्म हो गए। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि कोई एक बड़ा प्लेयर आपके मार्केट में आ गया, उसने कस्टमर्स को इतना डिस्काउंट दिया कि वो आपका मार्केट और आपकी कंपनी की एग्जिस्टेंस तक खत्म कर सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हमें कभी भी प्राइसिंग को एक यूएसपी नहीं बनाना चाहिए एंड हमें अकेले प्राइसिंग के ऊपर कभी नहीं खेलना चाहिए। हमें एक यूनिक फैक्टर डिसाइड करना चाहिए जो भी हम एक बिजनेस करते हैं उसके लिए। हाँ, एंड लास्ट में मेरी एक कुछ सजेशंस है कंपनीज के लिए एंड एम्प्लॉयज के लिए कि स्टार्टअप का जो कल्चर है उसको कैसे देखें, उसको कैसे डील करें। सो कंपनीज के लिए मेरी सजेशन ये है कि हमें ग्रोथ को ही नहीं एक फैक्टर नहीं मानना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। हमें सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, जहां पर हमारी ग्रोथ तो हो ही रही है, साथ साथ हम प्रॉफिटेबल की तरफ भी जा रहे हैं। तो कंपनीज के लिए सबसे अच्छी सजेशन है स्टार्टअप्स के लिए। तो कंपनीज में एक्चुअली फिलहाल इशू आ क्या रहा है कि वो ग्रोथ की तरफ जाते रहते हैं, पैसा उठाते रहते हैं, वो लॉस में जाते रहते हैं एंड इससे क्या होता है कि उनको प्रॉफिट में आने के लिए काफी टाइम लग जाता है। सो इस वजह से भी काफी स्टार्टअप्स यहाँ पे फेल होते हैं। एंड जितने भी एम्प्लॉयज इन बिजनेस से रिलेटेड हैं या फिर जितने भी एम्प्लॉयज इन बिजनेस में एसोसिएटेड हैं, उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि हाँ, आप स्टार्टअप्स में डेफिनेटली काम करिए, आपको वहां पर काफी कुछ सीखने को मिलता है, काफी अच्छी ग्रोथ मिलती है आपको, लेकिन बी मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज इन द डिमांडिंग स्किल। अगर आप हमेशा एक डिमांडिंग स्किल में रहेंगे, खुदा ना खास्ता आपकी जॉब के साथ कुछ होता है या फिर जिस कंपनी में आप कुछ काम करते हो उसमें कुछ इशू आता भी है, तो अगर आपके पास राइट स्किल है जो कि फिलहाल डिमांडिंग में है, तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ दोबारा मूव कर सकते हैं। सो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने जो पॉइंट्स डिस्कस करे हैं आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो डू लेट मी नो इन कमेंट कि आपको कौन सा स्टेप जो मैंने बताया वो काफी अच्छा लगा एंड आपकी भी कुछ सजेशंस है या फिर आपको लगता है कि मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया, सो प्लीज ऐड दोज पॉइंट्स इन द कमेंट बॉक्स। या सो साइनिंग ऑफ राइट नाउ, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।